जो हमारा चैप्टर है वो सिकंदर महान के बारे में है, जो कि विश्व विजय का स्वप्न देखता था। हालांकि उसका यह सपना पूरा नहीं हो सका। तो इस तरीके से क्या कारण रहा जो कि सिकंदर महान का विश्व विजय का स्वप्न पूरा नहीं हो पाया था। आइए दोस्तों समझते हैं एक एक करके। क्लियर है। पहले हम जानेंगे सिकंदर महान के जीवन परिचय के बारे में। तो बात करें कि उत्तर पश्चिम में जो दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण था दोस्तों, वो यूनान के राज्य मेसिडोनिया के शासक सिकंदर महान के नेतृत्व में लड़ा गया था। बात करें सिकंदर महान का जो जन्म था वो 356 वर्ष पूर्व हुआ था और इनके पिता का नाम जो था फिलिप था और इनके जो गुरु थे उनका नाम था अरस्तु, जो कि वो प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक थे। इनके पिता की एक हत्यारे के द्वारा मारे जाने पर, क्लियर है, सिकंदर जो है 20 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। क्लियर है। और साथ ही 2 वर्ष बाद यानी ईसा से 334 वर्ष पूर्व यानी 22 वर्ष की अवस्था में वह एशिया की विजय के लिए क्या कर दिया, प्रस्थान कर दिया। क्लियर है। और इस तरीके से वह एशिया माइनर से होता हुआ वह ईसा से 332 वर्ष पूर्व, क्लियर है, सीरिया तथा फिनीसिया पहुंचा और साथ ही फिनीसिया के नगर टाइरास ने 7 महीनों तक उसका क्या किया, प्रतिरोध किया। परंतु अंत में यूनानियों ने नगर में प्रवेश किया और वहां के निवासियों को मौत के घाट उतारा। उसने 30,000 को दास बनाकर बेच दिया। इसके बाद सिकंदर जो है मिस्र की ओर बढ़ा तथा उस पर विजय प्राप्त कर भूमध्य सागर के तट पर उसने सिकंदरिया अलेक्जेंड्रिया नामक नगर को बसाया। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रश्न पूछता है कि सिकंदर ने भूमध्य सागर के तट पर कौन सा नगर बसाया था, तो सिकंदरिया अलेक्जेंड्रिया नामक नगर को बसाया था। इसके बाद जो है यूनानियों ने पुनः पूर्व की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने ईसा से 331 वर्ष पूर्व सितंबर में टाइग्रिस नदी पार की तथा ईरान के सम्राट दारा तृतीय का सामना किया। बहुत ही थोड़ा प्रयास से उसे यह विजय प्राप्त हो गई और दारा क्या हुआ, युद्ध मैदान से भाग निकला। क्लियर है। फारस का जो प्रसिद्ध नगर था पर्सिपालिस उसे नष्ट भ्रष्ट कर दिया। वहाँ का जो राजमहल था उसे पूर्ण रूप से जला दिया गया और साथ ही कैस्पियन सागर के तट से होता हुआ सिकंदर जो है खुरासान और पार्थिया को रौंद कर हिंद कुश को पार करता हुआ भारत की सीमा पर आ पहुंचा। बैक्ट्रिया विजय के पश्चात अब उसने भारत पर आक्रमण करने का भी निर्णय ले लिया। क्लियर है। तो किस तरीके से भारत का या सिकंदर का भारत पर आक्रमण रहा, चलिए दोस्तों समझते हैं। हालांकि आपकी जानकारी है बता देते हैं, अगर हम सिकंदर महान का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो कि इतिहास प्रसिद्ध युद्ध रहा वो था राजा पोरस से, जो कि झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। लेकिन कुछ युद्ध ऐसे भी हैं जिनको याद करना भी हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे हम बात करते हैं आश्वायनों का प्रतिरोध। क्लियर है। तो सर्वप्रथम जो यहाँ का राजा था जिनका नाम था हस्तिन, पूरे 30 दिन तक जो है अपनी राजधानी पुष्कलावती की क्या किया, रक्षा किया। क्लियर है। तो जब पुष्कलावती की रक्षा किया और यूनानियों से वह वीरता पूर्वक लड़ा भी, लेकिन अंत में वह युद्ध में मारा गया और उसके राज्य पर उस यानी सिकंदर का अधिपत्य हो गया। यहाँ जो है 40,000 पुरुष जो हैं बंदी बना लिए। क्लियर है। और 2,30,000 बैल जो है दोस्तों छीन लिए गए। इनमें से जो सुंदर और सर्वश्रेष्ठ यानी श्रेष्ठ बैल थे उन्हें क्या कर दिया, मकदूनिया भेज दिया। क्लियर है।
दूसरी की बात करते हैं। दूसरा युद्ध जो है निशा का आत्मसमर्पण। क्लियर है। यहाँ के जो 300 अभिजात कुलीनों ने, क्लियर है, जिनका प्रधान जो था वो अकुफिस था। कौन था दोस्तों? अकुफिस था। वो उसने क्या किया सिकंदर के समक्ष वो क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर लिया, यानी युद्ध भी नहीं किया और आत्मसमर्पण कर लिया। क्लियर है। और 300 अश्वारोही जो हैं सिकंदर की सेना में आकर मिल गए इस तरीके से। उसके बाद दोस्तों अश्वकायनों से युद्ध हुआ। अश्वकायन जाति का भी अपने राज्य की रक्षा में यूनानियों से भयंकर युद्ध हुआ। उसकी सेना क्या हुआ? उसकी सेना जो में 20,000 घोड़े, 38,000 पैदल और 30 हाथी थे। इस सेना का जो नेतृत्व था वो एक रानी कर रही थी जिसका नाम था क्यूफिस। क्लियर है। उसने अनेक दिनों तक अपनी राजधानी क्या किया? मशक की रक्षा की। और इस युद्ध में पुरुषों की भांति स्त्रियों ने भी भाग लिया। अंत में रानी मारी गई और उसके राज्य पर सिकंदर का अधिकार हो गया। इस तरीके से दोस्तों इस तरीके के युद्ध से सिकंदर को यह लगने लगा कि अब उसका विश्व विजय का स्वप्न जल्द ही पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से उसकी वीरता दूर दूर तक फैल गई। लोग काफ़ी राजा उससे डरने भी लगे। हालांकि युद्ध करने से पहले बहुत सारे राजा जो हैं उसके समक्ष आत्मसमर्पण भी करने लगे। क्लियर है। हालांकि इसी तरीके का एक और राजा था जिसका नाम था राजा आम्भी। क्लियर है। वो तक्षशिला पर यानी उसका शासन था। चलिए दोस्तों समझते हैं तक्षशिला पर आधिपत्य किस तरीके से सिकंदर का रहा। तो इस प्रकार पर्वतीय प्रदेशों से होता हुआ सिकंदर ईसा से 326 वर्ष पूर्व जनवरी माह में सिंधु तट पर आ पहुंचा। क्लियर है। सिंधु नदी पार करना थोड़ा दिक्कत हो रही थी सिकंदर की सेना को। तो इस तरीके से काफ़ी अटक के बाद वहाँ पर एक पुल बनवाया गया। हालांकि पुल को पार करने से पहले जब यह राजा आम्भी को यह खबर पड़ी कि सिकंदर उसके राज्य पर आक्रमण करने आ रहा है, तो सिकंदर जो है उसकी सेवा यानी उसके समक्ष आत्मसमर्पण करने के समर्पण कर दिया और उसके स्वागत के लिए कुछ धन से उसकी कहने के तात्पर्य स्वागत भी किया। कार्टियस एक इतिहासकार थे। उनके अनुसार यह बताया गया कि गांधार नरेश राजा आम्भी ने 65 हाथी, 10,000 मोटी तगड़ी भेड़ें, 8,000 अच्छी नस्ल के बैलों के साथ उनका क्या किया? खूब स्वागत किया, यानी सिकंदर का स्वागत किया। तो इस तरीके से सिकंदर प्रसन्न हो गया किससे? गांधार नरेश आम्भी से। और यह भेंट हालांकि उसने उन्हें वापस कर दिया और 5,000 सैनिकों को भी दिए। जब यह इस तरीके से जब सिकंदर के समक्ष राजा आम्भी जो है आत्मसमर्पण कर लिए, तो सिकंदर को यह लगने लगा कि अब वह पूर्ण रूप से भारत पर अपना आधिपत्य जमा लेगा। क्लियर है। लेकिन सिकंदर को यह नहीं मालूम था कि अभी उसका सामना पूर्व या पोरस से बाकी है। क्लियर है। तो इस तरीके से उसने अपने एक कहते हैं कुछ इस पे इतिहासकारों ने अपना टिप्पणी किया है कि इसमें कहा गया है कि हालांकि सिकंदर ने अपना एक राजदूत जो है राजा पोरस के दरबार में भेजा था। उसने यह खबर लेके गया था कि आप जो है सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण कर लिए। तो राजा पोरस ने उस समय यह कहा कि वह सिकंदर से युद्ध के मैदान में मिलेगा। क्लियर है। क्लियर है। तो इस तरीके से दोस्तों सिकंदर और पोरस के बीच किस तरीके से युद्ध रहा उसके बारे में हम समझते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। सिकंदर जो है मई 326 ईसा पूर्व को झेलम के तट पर पहुंचा और वहां दूसरी तट पर पूर्व को युद्ध की प्रतीक्षा करते हुए पाया गया। क्लियर है। हालांकि उस समय झेलम नदी
काफ़ी मतलब तूफान में थी। और मतलब कहने का तात्पर्य तूफान माने तो बहुत बाढ़ की अवस्था में थी। जो उस समय मौसम था वो भी बरसात का सीजन था, बारिश हो रही थी, भूमि दलदली हो गई थी और युद्ध का कोई भी माहौल नहीं था। तब भी सिकंदर युद्ध करने का निर्णय लिया और पोरस भी इस फैसले से सहमत था। तो इस तरीके से दोनों सेनाओं ने मतलब दोनों की सेनाएं जो है नदी के इस तरफ सिकंदर की, उस तरफ पुरु या पोरस की सेना थी। तो सिकंदर की सेना जो है रातों रात, क्लियर है, रातों रात क्या हुआ, काफ़ी अटक के बाद क्या हुआ, उस नदी को पार कर लिया। जब पोरस की सेना ने सिकंदर की सेना को देखा तो वो लोग अचंभित हो गए कि यह कैसे हुआ, ये क्लियर है। हालांकि पोरस की सेना एक विशाल सेना थी। दोनों सेनाओं के बीच युद्ध प्रारंभ हो गया। घमासान युद्ध चला, क्लियर है। तीर, भाले, तलवार, क्लियर है, से काफ़ी तेज़ी से युद्ध हुआ। और उस समय जो ज़मीन थी काफ़ी दलदली हो गई थी बारिश के कारण। इतना विशाल सेना थी पोरस की कि वहाँ जो हाथियाँ थी, क्लियर है, उनके पैर धंस जाते थे और धंसने की वजह से वो जो है विचलित हो जाते थे हाथियाँ और अपनी ही सेना को मतलब कहने का तात्पर्य वो अपने पैरों के तले दबा देती थी। हालांकि इस तरीके से सिकंदर विजय पा लिया पोरस पर। और हालांकि अगर आपको बताएं कि पुरु के स्वयं 9 घाव लगे थे और पोरस जो है यानी पुरु काफ़ी घायल हो चुका था और उसे बंदी बना लिया गया और अचेतावस्था में, क्लियर है, पोरस को सिकंदर के समक्ष लाया गया, क्लियर है। और जब लाया गया तो सिकंदर ने, क्लियर, कहने का तात्पर्य सिकंदर ने जब पोरस को देखा तो वो अचंभित हो गया क्योंकि पोरस का शरीर जो है काफ़ी सुदृढ़, लंबा, दिव्य था, यानी काफ़ी लंबा चौड़ा दिव्य शरीर था। और सिकंदर जो है पोरस से प्रश्न किया कि आपके साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए। तो सिकंदर के इस प्रश्न का उत्तर राजा पोरस ने यह कहा कि एक राजा के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया जाता है उसी तरीके से मेरे साथ किया जाए। सिकंदर इस उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुआ और इस तरीके से उसे उसका राज्य और कुछ जागीर मिलाकर लौटा दिया। पूर्व की इस पराजय के पश्चात आसपास के कुछ अन्य कहने के सामंतों ने भी सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लिया, क्लियर है। सिकंदर पोरस के इस युद्ध से जो भी पास पड़ोस के राज्य थे बहुत ज़्यादा उनको प्रभावित हुए, बहुत सारे राज्य तो आत्मसमर्पण कर लिए। सिकंदर जो है भारत के, क्लियर है, यानी भारत के सबसे विशाल साम्राज्य मगध पर आक्रमण करना चाहता था, क्लियर है। मगध पर उस समय घनानंद नंद वंश के शासक का शासन चल रहा था और इस तरीके से दोस्तों उसने यह निर्णय कर लिया सिकंदर जो था कि अब वह व्यास नदी को पार करके वह मगध पर आक्रमण करेगा। मगध एक विशाल राज्य था जहाँ पर 6 लाख सेना रहती थी। हालांकि जब व्यास नदी के पास सिकंदर की सेना पहुंची तो वहाँ पर यानी जब सेना उस नदी को देखी तो उस समय व्यास नदी इतनी बाढ़ की अवस्था में थी, उसमें इतना पानी था कि सिकंदर की सेना उस नदी को पार करने से इनकार कर दिया। हालांकि सिकंदर ने अपने सैनिकों में बहुत सारा जोश भरने का भरा, लेकिन इन सब का कोई मतलब नहीं निकला। लास्ट में सिकंदर को अपना विश्व विजय का स्वप्न छोड़ना पड़ा और अपनी सेना को मोड़ लिया, क्लियर है। हालांकि सिकंदर जो है भारत में पूरे 19 महीने तक रहा, क्लियर है। बात करते हैं
पोरस के बाद सिकंदर ने ग्लागनिकाय तथा कुछ जातियों को भी पराजित भी किया था। सिकंदर ने भारत में 2 नगरों को बसाया था। पहला नगर था निकया, जो कि विजयनगर के विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, तथा दूसरा जो था अपने प्रिय घोड़े के नाम पर बुका फैला रखा। साथ ही सिकंदर ने विजित भारतीय प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस लौटने का निर्णय लिया। हालांकि हमने बताया कि सिकंदर भारत में कुल 19 महीने रहा। कहा जाता है कि सिकंदर के लगातार युद्धों, घर परिवार की याद, भारत की गर्म जलवायु आदि ने उसकी सेना के हौसले पस्त कर दिया। क्लियर है। साथ ही अपने देश जब यूनान लौट रहा था सिकंदर महान, तो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर का क्या हो गया, निधन हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों सिकंदर महान एक महान राजा था, सम्राट था। क्लियर है। जो कि कभी भी हार नहीं माना। हालांकि अपने सैनिकों के हट के सामने उसे अपना यह स्वप्न त्यागना पड़ा, जो कि विश्व विजय का स्वप्न देखता था। सिकंदर महान एक महान राजा था। क्लियर है। जो कि अपने विजय के लिए कुछ भी करने के लिए तत्पर था दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आज का हमारा यह चैप्टर ख़त्म होता है। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।